नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए हम आज जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होने वाला वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, खंड अ सेक्शन ए, निम्न में से कौन सा अनिषेचन करने वाला जरूर है? केंचुआ, स्पंज, मधुमक्खी या फिर एस्केरिस। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। पहली बात तो अनिषेचन किसे कहते हैं? ठीक है, तो एक नए जीव में अनिषेचित अंडे या डिम्ब का विकास होता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। और एक होता है, यह पौधों और जानवरों दोनों में होता है। उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हो मधुमक्खी है, चक्रधर हैं और कुछ छिपकलियां भी होती हैं और पक्षी। ठीक है, तो इसमें हमें पूछा कि कौन सा अनिषेक जनन करने वाला जीव है, तो वो कौन सा राइट हो जाएगा? मधुमक्खी है, और राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, कौन सा है? दूसरा है, देख सकते हो, एक पारंपरिक परिपक्व आवृतबीजीय भ्रूण कोश में कितने केंद्रक व कोशिकाएं उपस्थित होती है? ठीक है, पहले हमें कितने बताने हैं, केंद्रक भी बताने हैं। सबसे पहले केंद्रक लिखना है, ठीक है, और फिर है कोशिकाएं। ठीक है, तो केंद्रक हैं वो कितने होते हैं आपको याद रखने के लिए बता दूं, 8। ठीक है, और कोशिकाएं हैं वो होती है 7। ठीक है, तो हम 2 भी कर सकते हैं लेकिन हमें क्रमश बताना है। ठीक है, 7,8 भी है, सही है, लेकिन हमें क्रमश बताना, पहले केंद्र को बताना फिर कोशिकाएं बतानी। ठीक है, एग्जाम में एक गलती नहीं करनी, पहले जो पूछा है वो देना। ठीक है, तो केंद्र का 8 हो जाएगा और कोशिका जो कि आपका 7 हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा जीव XO प्रकार का लिंग निर्धारण प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो कौन सा जीव है? मानव मतलब मनुष्य है, फल मक्खी है, या फिर पक्षी, या फिर टिड्डा? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? बिल्कुल 2 ऑप्शन है, वो राइट हो जाएगा, टिड्डा है, वो राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसके स्थान पर तिल चिट्टा भी होता है वो भी राइट होता है ना। अगला क्वेश्चन है, DNA की आणविक संरचना में नाइट्रोजन सार कौन से बंध द्वारा पेटोज शर्करा से जुड़ता है? ठीक है, और फिर उसका मतलब निर्माण क्या होता है? ठीक है, मतलब ये दोनों जुड़ते हैं ना, तो उसका निर्माण क्या होता है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजन सार किसके किसके द्वारा जुड़ते हैं? हाइड्रोजन के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक या फिर फास्फोएस्टर या फिर फास्फोइड एस्टर। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ग्लाइकोसिडिक है, वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके इस बंध द्वारा जुड़कर क्या करते हैं? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई किसका निर्माण करते हैं? ये तीनों मतलब जुड़कर, है ना, तो आपको याद रखना न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसे आपको याद रखने के लिए, तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षय प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? एड्स, आमवाती संधिशोथ, कैंसर या फिर हाथी पांव? ठीक है, तो बिल्कुल आमवाती संधिशोथ है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा रोग असंक्रामक रोग का उदाहरण है? तो कौन सा रोग है? सामान्य जुकाम, दाद, कैंसर, टाइफाइड? ठीक है, पहली बात तो असंक्रामक रोग हैं वो होते क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो असंक्रामक रोग शरीर के अंदर विकार या असंतुलन के कारण होते हैं। ये रोग है ना, बाहरी संक्रमण से नहीं होता। मतलब यदि आप कोरोना कोरोना कैसा होता है? संक्रमण रोग है ना, मतलब आप किसी के पास बैठोगे तो वो आपका कोरोना हो जाएगा, है ना। लेकिन ये संक्रमण असंक्रमण ये इस तरह का नहीं होता है। ठीक है, इसलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लग सकता। ठीक है, तो उसे असंक्रामक कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हो खून की कमी। ठीक है, यदि किसी में खून की कमी है तो उसके पास कोई बैठेगा तो उसको थोड़ी होगी खून की कमी। ठीक है, तो इसलिए असंक्रामक रोग के अंदर आता है। एक मधुमेह, ठीक है, मधुमेह भी इसका उदाहरण है। ठीक है, एक आपका गठिया है, ये भी रोग हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन है क्या क्या दिया है? जैसे तो सामान्य जुकाम है, दाद है, कैंसर, टाइफाइड। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है? आप कमेंट बताओ इसका आंसर। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सरल है, ये आप भी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी किस्म गेहूं की पर्ण व धार कीट प्रतिरोधी हैं? सरबतरी, सोनारी, सोनालिका, कल्याणी, सेना या फिर हिमगिरी? ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपका हिमगिरी है, राइट आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, DNA खंडों को जोड़ने में उपयोग किया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? DNA लाइगेज, DNA पॉलीमरेज, DNA हेलिकेज या प्रतिबंधन एंजाइम? ठीक है, तो बिल्कुल आपका DNA लाइगेज एक एंजाइम है। ठीक है, तो DNA लाइगेज है वो आपका राइट हो जाएगा। और ये क्या है? एक एंजाइम है जिसका उपयोग DNA खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, BT कपास में समाविष्ट किए गए क्राइजिन कौन से? क्राइजिन समय बताने, क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकेंड AB, बिल्कुल आपका ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बीटी कपास की किस्म को बेसिलम
थ्यूरिंजिन के विष युक्त क्राइजीन को समस्त करके बनाई गई किट पीड़कों के लिए प्रतिरोध है। और बेसिलस थ्यूरिंजी, ये आपका लिखो ना, थ्यूरिंजिस जीवाणु से क्राई फर्स्ट एसी तथा क्राई सेकेंड एबी जिनों का समावेश कपास के पादप में किया गया, जिससे बीटी कपास में बलकारी के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न है वो हो गई। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। अगला आया आपका जो कि नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, संसार में कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो याद रखने के लिए बता दो आपको, 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं पूरे संसार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण द्वारा होता है। किसका निर्माण होता है, मतलब किसके द्वारा? ठीक है, सॉरी, तो किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियोटाइड के द्वारा निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपका, अवसादी पोषक चक्र के भंडार धरती की में स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? धरती में कहाँ पर होते हैं? तो पृथ्वी पटल में स्थित होते हैं। किसमें? पृथ्वी पटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द व एक पंक्ति में दीजिए। एक शब्द या फिर एक पंक्ति में उत्तर देना है, और ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन आए हैं। संलग्नता को परिभाषित कीजिए। किसको? संलग्नता। तो इसमें लिख दोगे कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? संलग्नता, यानी मतलब लिंकेज भी कह सकते हो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिंकेज। अगला है, बिंदु उत्परिण के से उत्पन्न एक रोग का नाम लिखना है। ठीक है, तो रोग का नाम आप लिख दो, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। इसको यहाँ पर सफ़ेद रख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हंस्याकार रुधिराणु एनीमिया। ठीक है, ये एक प्रकार का आपका क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा। ये आप नोट कर सकते हो, हंस्याकर रुधिराणु, यहाँ पर णु है। ठीक है, फिर एनीमिया। तो ये आपका हो गया बिंदु उत्पन्न के कारण उत्पन्न एक रोग। अगला क्वेश्चन आपका, प्रतिरक्षा की परिभाषा लिखनी है। प्रतिरक्षा एक जैविक प्रक्रिया है जो संक्रमण बीमारी या अन्य अवांछित जैविक हमलावरों के लिए पर्याप्त जैविक रोग प्रतिरोध होने की स्थिति का वर्णन है वो करती है। अगला है, विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का कौन सा भाग अधिक उपयुक्त है, वो क्यों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें लिख दोगे कि विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का एक तो क्या लेगा हमें, जरूरी है क्या है? शीर्ष, पादप का शीर्ष लेंगे, और कक्षीय भाग सबसे अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि यह भाग विषाणु से क्या रहता है? अप्रभावित है वो रहता है, इसलिए हम इसको है ना लेंगे। ओके, ये हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत कण संचलन को परिभाषित करना है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों की गति या अभिगमन विद्युत कम संचलन है वो कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। तो ये होगी आपकी परिभाषा। वापस रिपीट कर देते एक बार कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों की गति या अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, पारजीवी जंतु को परिभाषित करना है। तो वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, चाहे वो भोजन हो या फिर आवास हो, वो क्या कहते हैं? परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे आपका अमीबा है, जोंक हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला कौन सा है? नेट प्राथमिक उत्पादक से आप क्या समझते हैं? तो वो लिखना है। तो उत्पादकों की श्वसन क्रिया के बाद बचे हुए जैव भार या ऊर्जा की दर को शुद्ध या नेट प्राथमिकता उत्पादक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपके, बाह्य स्थानीय वस्तु स्थान संरक्षण का एक उदाहरण है वो लिखना है। ठीक है, तो उदाहरण है आप लिख सकते हो आराम से। अगला है आपका खंड ब। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो एक बार क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब है वो कर दीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पेपर है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी बता देते हैं, माई सक्सेस सेंटर। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। बाकी आगे है खंड ब। इसमें दोस्तों, बंद दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाले 3 विधियों के नाम बताने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। उसके बाद यौन संचालित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए अपने जाने वाले 3 उपाय हैं वो सुझाने हैं। ठीक है, और प्रत्येक आधा नंबर हो जाएगा। अगला है कायिक संकरण को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। ठीक है, फिर अगला है एकल कोशिका प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी बताना है। ठीक है,
पहले आपको एकल कोशिका प्रोटीन के बारे में बताना है, फिर उदाहरण भी बताना है, एग्जाम्पल, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, कर दोगे। अगला है आपका प्रतिकृतियन का उद्भव है वो क्या है। अगला है उसके बाद बायो रिएक्टर से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन है, अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के 3 लाभ लिखने। कितने लाभ लिखने? 3 लाभ लिखने, ये डेढ़ नंबर का है। बीटी अविश के रवे कुछ जीवन द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, ये रवे उन्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते, तो वो आपको बताना है ना। अगला है प्राथमिक उत्पादकता को परिभाषित है वो करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया नेट प्राथमिक उत्पादकता, इसी प्रकार आपको प्राथमिक उत्पादकता को परिभाषित करना है, ठीक है। अगला है आपका ऊर्ध्ववर्ती या अर्धवर्ती परिस्थिति की पिरामिड में अंतर बताना है, तो ये इसमें कितना अंतर, आप 2 अंतर है बता सकते हो आराम से। नेक्स्ट है आपका जैव विविधता के सभी आवश्यक घटकों के नाम लिखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता क्यों उपयोगी है, ये लिखना भाई, ठीक है। अगला आपका खंड 6, इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाह्य निषेचन की परिभाषा लिखनी है, फिर क्या लिखना है आपको, युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भवन के बीच 2 अंतर लिखने। कितने अंतर लिखना? 2 अंतर लिखने। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। अगर यह ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर लो, अथवा दिया होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम 2023 में देखने को मिलेंगे। निषेचन की परिभाषा लिखनी है पहले, फिर क्या लिखेंगे, अलैंगिक व लैंगिक जनन में 2 अंतर लिखने हैं, ठीक है। तो अलैंगिक व लैंगिक जनन के बीच में 2 अंतर आता है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और निषेचन की परिभाषा लिखो तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 3 नंबर है वो मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रीय विकार का कारण तथा 2 लक्षण लिखिए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके नीचे टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्रीय विकार का कारण तथा 2 लक्षण है वो लिखना, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी कर लोगे। अगला क्वेश्चन है आपका जलवाहित एक रोग का नाम लिखिए तथा इसकी रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे, ठीक है। तो उपाय 2 लिख देना आपके, और एक जलवाहित रोग का नाम लिख देना, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद अथवा में आप लिख सकते हो मलेरिया रोग का रोगजनक का नाम लिखना है, और इसकी रोकथाम के लिए आप क्या उपाय लिखेंगे, 2-3 उपाय है वो लिख देने इसमें भी, है ना। अगला है आपका खंड 2 है, अब लास्ट है, बचा है आपका निम्नात्मक प्रश्न है कि उत्तर शब्द सीमा 100 शब्द है। त्रिसलन क्या है, ये कहाँ और कैसे उत्पन्न होता है, एक निश्चित भ्रूण कोश पुटिका नामक चित्र भी बनाना है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। अगला है आपका एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, सेब के आभासी फल का नामांकित चित्र भी बनाना है, ठीक है। तो नामांकित चित्र बनाओगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, और बाकी 1 नंबर इसमें मिलेंगे, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट है डीएनए को परिभाषित करना है, और द्विव कुंडली डीएनए की रचना की विशेषता लिखनी है, और द्विव कुंडली डीएनए की संरचना का नामक चित्र भी बनाना है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। अगला है डीएनए कुंडली के पैकेजिंग को परिभाषित कीजिए, और रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण लिखिए, न्यूक्लियोसोम का नामक चित्र बनना है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, या तो ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला कर सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए, और भी क्वेश्चन है आपको वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार करना, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना। बाकी पीडीएफ मैंने बता दी कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जाओ और पीडीएफ डाउनलोड कर लो। और बात कर लेते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप का नाम, जिनको लिंक नहीं मिलेगा उनको टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सर्च करना है, माई सक्सेस सेंटर, ठीक है, ये नाम दिया है, उस जाकर सर्च कर लें, ठीक है। तो बाकी हम इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।